हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपको आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस क्रम में ये सेट नंबर हमारा 9 है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सर J.S. फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, जॉन डाल्टन ने या लीडे फॉरेस्ट ने। देखिए, हम यहाँ से एक प्रश्न में से आपके 4 प्रश्न निकल कर आए हैं, वो हम आपको बताएंगे। हम एक एक ऑप्शन का आपके सामने डिस्कस करेंगे। जो हमारे सर J.S. फ्लेमिंग थे, उन्होंने जो आविष्कार किया था वो किया था डायोड बल्ब का। ठीक है, सर J.S. फ्लेमिंग ने डायोड बल्ब का आविष्कार किया था। जो फैराडे ने आविष्कार किया था, फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम का आविष्कार किया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन जी ने परमाणु का आविष्कार किया था। तो जो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, कि ट्रायोड बल्ब का जो आविष्कार किया था वह आपके लीडे फॉरेस्ट ने किया था। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि सर J.S. फ्लेमिंग ने किया था डायोड बल्ब का, फैराडे ने किया था विद्युत अपघटन के नियम का, जॉन डाल्टन ने किया था परमाणु का और लीडे फॉरेस्ट ने किया था आपका ट्रायोड बल्ब का। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, गोपाल मजुमदार, रखाल दास बनर्जी या फिर यज्ञदत्त शर्मा। तो जो अपने दयाराम साहनी थे, उन्होंने हड़प्पा की उत्खननकर्ता थे। और इनके साथ साथ दयाराम साहनी के साथ साथ एवं आपका माधव स्वरूप वत्स दोनों का नाम आता है हड़प्पा को लेकर। यहाँ बात करते हैं गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार ने चनहूतड़ों की स्थल की उत्खननकर्ता थे। उसके बाद बात करेंगे यज्ञदत्त शर्मा की, वो आपके रोपण के उत्खननकर्ता थे। अब यहाँ जो प्रश्न का जो आंसर निकल के आता है कि मोहनजोदड़ो स्तर के उत्खननकर्ता कौन थे, तो वो थे रखाल दास बनर्जी, जो आपकी 1992 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ जो दयाराम साहनी की बात की थी हमने, वो हड़प्पा की है। गोपाल मजुमदार चनहूतड़ों की है और यज्ञदत्त शर्मा की बात करें तो वो आपके रोपड़ की है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत के विदेशी नीति को कौन निश्चित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री। तो भारत के विदेशी नीति को निश्चित करता है वह है कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जापान, जर्मनी, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह हुआ था आपका जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यूनानी राजदूत हेल्डियोरोस उपासक था? शिव का, महात्मा बुद्ध का, कृष्ण का या फिर विष्णु का। तो जो यूनानी राजदूत थे हेलियोडोरस थे, वो थे आपके विष्णु के उपासक। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पैगंबर मोहम्मद निम्नलिखित में से कहाँ निवासी थे या फिर कहाँ के निवासी थे? मिस्र के, सऊदी अरब के, इथोपिया के या फिर फिलिस्तीन के। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो आपके निवासी थे सऊदी अरब के। क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी का अष्टप्रधान था? एक धार्मिक परिषद, गुरुजनों की एक सभा, मंत्रियों का एक संगठन, साहित्य सभा। तो जो शिवाजी का अष्टप्रधान था वह था मंत्रियों का एक संगठन। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है या इसका उद्गम स्थल क्या है? तो कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, तिब्बत से, कोलाई ग्लेशियर से। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वह निकलती है मानसरोवर झील से। क्वेश्चन नंबर 9, पुलकेशन द्वितीय का संबंध था पल्लवों से, राष्ट्रकूटों से, सातवाहनों से या फिर चालुक्यों से। तो जो पुलकेशन द्वितीय था उनका संबंध था चालुक्यों से। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको इस प्रश्न को याद करना बहुत आवश्यक है कि पुलकेशन द्वितीय का जो संबंध है वह आपका चालुक्यों से है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी या फिर सतना। तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन का जो शुरू हुई थी वो आपकी हुई थी होशंगा मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? शिमला, शिवलिंग पहाड़ी, मोरानी पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो जो चंडीगढ़ पहाड़ी है वह शिवलिंग पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय में शासन तंत्र सीखा था? उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला या फिर तक्षशिला? जो चाणक्य थे, चाणक्य की नीति के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जो चाणक्य थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शासन तंत्र सीखा था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। 1972 में, 1982 में, 1985 में या फिर 1988 में? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था, वो था आपका 1985, यानी कि क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर आपका सी 1985 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत में जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? 1974 में, 1975 में, 1983 में, 1984 में? तो अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए और लास्ट में आप बताइए कि आपको 20 में से आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं। यानी कि आपको अपना खुद का स्वमूल्यांकन करना है और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको आज के हमारे सेट में कितने मार्क्स आए हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नियमित तौर पर अध्ययन करते रहिए। आपकी धीरे धीरे तैयारी स्वयं होती चली आएगी और आप पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपके आने की संभावना बढ़ जाएगी। हम बात करेंगे यहाँ पे कि भारत में जल प्रदूषण अधिनियम कब से लागू हुआ, जिसका आंसर है कि 1974 में। 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग? तो भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का जो संगम होता है वह आपका होता है देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बहुत सरल आंसर है इसका। प्रश्न बहुत सरल है, आंसर भी आपको आता होगा, मैक्सिमम लोगों को आता होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो आप यहाँ पर हमारे वीडियो से एक लाइक कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर बृहस्पति को? जो पृथ्वी की बहन कहा जाता है वह कहा जाता है शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 17, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी, महानदी, कावेरी नदी या फिर स्वर्णरेखा नदी? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सीधा सीधा आंसर याद करना है। आप एक नोटबुक भी बना सकते हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस के आप आंसर लिख सकते हैं, तो और उसको आप अपना आगे जाके उसको रिवीजन कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियोस को भी आप फिर से रिवीजन करके देख सकते हैं। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद शहर बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 18, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूखा का अकाल से मरुस्थल क्षेत्र क्या होता है भाई? बढ़ जाता है या फिर यहाँ पर होगा आपका घट जाता है? घट जाता है, सम रहता है या फिर ना घटता है और ना बढ़ता है। ठीक है, तो जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होता है कि सूखा का अकाल से मरुस्थल क्षेत्र होता है वो आपका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर विद्युत या फिर अणु विद्युत? देखिए, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको तो आंसर अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का जो स्रोत है वह है आपका ताप विद्युत। तो ये तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जब भी हम आपका नया सेट या नई इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको लाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।